हाय दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। बच्चों आज की इस वन शॉट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक को कवर करने वाले। काफी अच्छा लेसन है, सिंपल भी है आप कह सकते हो। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, उसके इम्पैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमें कवर करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का आखिरकार मतलब क्या होता है। सिंपली इसमें यह होता है कि जब एक देश अपने देश की इकोनॉमिक को अदर कंट्रीज के साथ या किसी दूसरे देश के साथ कनेक्ट करने का काम करता है तो उसे हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जब अपने देश की इकोनॉमिक को आपने ओपन मार्केट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भर भर के आराम से कर सकते हो। आपने सबको इन्विटेशन दे दिया तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक को वर्ल्ड की इकोनॉमिक के साथ मर्ज कर देना, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एमएनसी, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से जानते हैं, आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और इसके अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करती है। नाम से पता चल रहा है मल्टीनेशनल, यानी कि वो कंपनी जो किसी देश की तो है लेकिन वो अदर कंट्रीज के अंदर भी स्टैब्लिश है। जैसे आज के समय आप क्या लीजिएगा, अमेज़न, जो कि है तो अमेरिका की लेकिन उसके जो क्वार्टर्स है वो आपको हर एक कंट्रीज में जरूर देखने को मिलेंगे। उसी तरह से बहुत सारे ब्रांड्स है, चाहे वो KFC हो, मैकडी हो या फिर एप्पल हो, आपको हर एक कंट्रीज के अंदर इनके जो आउटलेट है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कंपनीज जो है वो मल्टीनेशनल कहलाई जाती है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टेबल एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। बहुत सारी जो चीजें होती है, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, वो एक तरीके से दूसरी कंट्रियों में इन्वेस्ट की जाती है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उन्हें एक दूसरी जगह से मूव किया जाता है। देयर इज ओनली वन मोर वे इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। तो कहने का मतलब सिंपल यही चीजें हैं जो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक प्रोसेस होता है फ्लो। फ्लो किस चीज का? थॉट्स का। आप देखते हो कि दूसरी कंट्री के तो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर भी इंपैक्ट डालते हैं। कैपिटल का, अब हमारे देश के अंदर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ रुपी ही एक्सेप्टेड है, अदर कंट्री भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड है, स्टैब्लिश है और यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? खुद इंडियंस कर रहे हैं। गुड्स का होना, अब भैया हमारे पास ब्रांड्स की कोई कमी थोड़ी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की में ले लीजिएगा, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, सब मिलेगा यहाँ पे। और टेक्नोलॉजी की तो बात ही अलग है। तो ये सब फ्लो है जो एक दूसरी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन इंडियन पर्सपेक्टिव से किस तरीके से, उसे समझ लीजिएगा। सिंपली आप कह सकते हो कि इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो एक तरीके से नॉर्मल वर्ड्स में वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी बिफोर 1991, और आफ्टर 1991 ये प्रॉपर तरीके से ओपन इकोनॉमी होगी जब हमने खुद अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजेस ला दिया, जिसमें हमने LPG प्रोसेस को फॉलो किया आफ्टर 1991, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली सारी चीजें आ गई। यानी कि हमने MNC का काम कुछ ज्यादा ही करना शुरू कर दिया और हमने इनवाइट किया उन सभी कंट्री के इन्वेस्टर को कि आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले क्या था कि हम कंट्री के अंदर ही ज्यादा डिपेंडेबल थे और ज्यादातर हम डोमेस्टिक चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो ये आप बिफोर आफ्टर सिचुएशन अच्छे से समझ सकते हो। इंपैक्ट की बात करें ग्लोबलाइजेशन की इंडिया के अंदर वो किस तरीके से पड़ा है, तो देखिए इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इंप्रूव। तो लोगों के पास अब ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो हमारे पास चॉइस कुछ अच्छी खासी आ चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्वालिटी ऑफ एंड लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट, आप देखते हो कि एक ही प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंपनी का है, उसके प्राइस में भी हमें कहीं ना कहीं और उसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा जो मन करे हम उसको आराम से चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिंगल ऑप्शन है हम उसी को ही लेंगे, नहीं, हमारे पास पूरे ऑप्शन है। हमें वैसे भी लुभाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है सेल के नाम से। इट हैज रिजल्टेड इन अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा चेंजेस हो चुका है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुका है गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से। ग्लोबलाइजेशन आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो लोगों की जॉब्स लगती है जिससे कि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहां तक कि इंडिया के अंदर काफी अच्छा खासा IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो इंडियंस है ना वो सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा माने जाते हैं। दैट इज द रीजन बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपना IT सेक्टर ओपन करती
करती है और यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे खासे यहाँ पे जॉब करके अच्छा अर्न भी करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं काफी हेल्प हमें मिलती है। तो ये इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, स्पेशली इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले ग्लोबलाइजेशन के हमारे इंडिया के अंदर, या आप कह सकते हो नॉर्मली भी। तो देखिए इसके अलग अलग फैक्टर में हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो पॉलिटिकल में क्या वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है? सिंपली ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, एग्जांपल बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। कहीं ना कहीं हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये भी देखने को मिला है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अब गवर्नमेंट वो कुछ लिमिटेड ही काम कर सकती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, इन्हीं चीजों के ऊपर वो रिलाई करती है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें है ना स्टेट की वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। यानी कि अब लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइडेड किया जाता है कि क्या उनके लिए ज्यादा प्रेफर किया जाए, ना कि स्टेट के थ्रू। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टेट की कैपेसिटी पूरी तरीके से कम नहीं करता, बल्कि उसको बेनिफिट देने का भी काम करता है, क्योंकि अब स्टेट के पास इतनी ज्यादा नॉलेज या आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी आ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वो आप आराम से किसी का भी डेटा अपने लिए इंफॉर्मेटिव तरीके से उसके पास अवेलेबल है और लंबे टाइम तक उसे वो सिक्योर कर सकता है। तो ये पहला पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस था। दूसरा है इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इकोनॉमिक हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले देखिए जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इन्हें आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रियों को जो फंड्स होता है वो भी अच्छे खासा मिलने लगा, जिससे कि वो ज्यादा अपनी कंट्री डेवलप कर सके। इट इन्वॉल्व अ ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब तो हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रियां वेल स्टैब्लिश है, जो कि डेवलप वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारी अभी स्टैब्लिशिंग हो रही है अच्छी खासी, इंडिया जैसी, तो वो डेवलपिंग की कैटेगरी में, और कुछ ऐसे जो अभी ग्रो कर रही है शुरुआत से, तो वो अंडर डेवलप्ड है। सम ऑफ इट्स वॉलंटरी एंड सम फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोब एज इट हैज रिड्यूस्ड द इंपोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंपोर्ट्स ऑन वन कंट्री ऑन अनदर। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस भी इसके अंदर देखने को मिल गई है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से इंटेंसिव डिसीजन है लोगों के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कुछ का तो ये मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जो डेवलप कंट्री है उनके लिए सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इन्वेस्टर होते हैं और वो उन्हीं कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको चीजें सस्ती मिले, क्योंकि उनकी करेंसी काफी स्ट्रांग होती है कंपेयर टू उन कंट्रीज से जिनकी काफी लो है। अब मान लीजिएगा कि कोई अमेरिकन यहां पे इन्वेस्ट करता है तो उसे सिर्फ $1 पे करना है, उसको 82x आप कह सकते हो मल्टीपल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 82 रुपीज का $1 है। तो ये ऐसे कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए चीप पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, एडवोकेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्गू दैट इट जनरेट ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो लोग ये मानते हैं कि वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं हर किसी के पास ऑप्शंस आ चुके हैं और कहीं ना कहीं से जीडीपी में उनको ग्रोथ मिल रही है और कहीं ना कहीं देश का भी काफी फायदा हो रहा है लार्जेस्ट सेक्शन का। तो ये एक आर्गुमेंट है दोनों की साइड से। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि आप देखते हो कि वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती जा रही है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आप देखिए इंडिया के अंदर जो ट्रेंड्स है वो कैसा बदल चुका है। लोग जो है वेस्टर्न चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर आप देखोगे वेस्टर्नाइजेशन तेजी से ग्रो करता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज, जो कि ग्लोबल है, इंग्लिश, वो भी बाहर की ही है, इंडिया के अंदर तेजी से ग्रो हो रही है। ट्रेडिशन की बात करें तो हम अपने खुद के ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते जा रहे हैं और वेस्टर्न ट्रेडिशन को तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस कंट्री के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के लिए भी थ्रेट है, कि वो उनकी ही कंट्री के कल्चर, जो चीजें, जो ट्रेडिशन है, उनको एक तरीके से डिसअपियर करती जा रही है, खोती जा रही है, और लोग जो है कहीं ना कहीं इनके ट्रैप में ज्यादा आते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन अगर इसका हम दूसरी साइड देखें तो इसकी वजह से लोगों के पास वेरियस ऑप्शंस आ चुके हैं हर एक सेक्टर के अंदर। अब वो आराम से अपनी कंट्री में बैठे बैठे किसी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट और उनकी सर्विस को इजीली यूज भी कर पा रहे। तो दोनों ही सिक्कों के पहलू है जो कॉन्सिक्वेंसेस में हमें देखने को मिलता है कल्चरल तरीके से। होप्स हो कि आपको तीनों ही अच्छे से समझ आ चुके हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, एक बेसिकली ये जो ट्रेड होता है वो टू
डिफरेंट कंट्री के बीच में हमें देखने को मिलता है, इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। एडवांटेज क्या होती है? फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रेवल ऑफ द गुड वन फ्रॉम मार्केट टू अनदर। जैसे इंडिया खुद रशिया से इतने सारे वेपन्स, नेचुरल गैस, ये सारी चीजों को ट्रेड करता है। यहां तक कि इंडिया जो अपने खुद जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, या फिर जो फिशिंग जो चीजें हैं, हमारा जो ये वाला सेक्टर जो है ये काफी तेजी से ग्रो है और इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से एक्सपोर्ट करने का भी काम करता है। इट प्रोवाइड द चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर, क्योंकि ये लोगों को एक तरीके से चॉइस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्रोड्यूसर ऑफ द डिफरेंट कंट्री हैव टू compete in a different market, और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक तरीके से compete करते हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर अलग अलग। प्राइसेस ऑफ अ सिमिलर गुड इन अ टू मार्केट इन टू डिफरेंट कंट्री बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। और जहां तक अगर प्राइसेस की बात करें, हर देश के अंदर इक्वल ही देखने को मिलती है, बस करेंसी का फर्क होता है और ज्यादा चेंजेस नहीं होता, थोड़ा 19-20 हो जाता है और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जो होता है वो अक्रॉस द कंट्री होता है, ज्यादातर हम देखते हैं। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। तो ट्रेड के थ्रू ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। जो लार्ज कंपनी होते हैं विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल, इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, एक एमएनसी जो होती है उसके पास खुद का अपना एक कंट्रोल होता है एक या एक से ज्यादा देशों के अंदर। एमएनसी सेटअप करती है ऑफिस, फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री के अंदर, जहां पे वो चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज के बेसिस पे अच्छा खासा अर्न कर पाती है। मैंने आपको बताया ना कि अमेरिकन यहां पर आते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, चीप लेबर मिल ही जाती है और अच्छा खासा बेनिफिट लेके यहां से चले भी जाते हैं या बने रहते हैं, अपना रिलेशन कायम करते रहते हैं। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री किस तरीके से काम करता है? तो मनी जो है वो एक तरीके से एसेट, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन या अदर इक्विपमेंट जो आते हैं वो एक तरीके से उसमें इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एमएनसी के थ्रू करते हैं, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। एमएनसी जो होती है एक्सर्टिंग करती है और एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम करती है पूरे लोकेशंस के अंदर, जिसका रिजल्ट आता है कि जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर जाता है। इसके अलावा एमएनसी क्या करती है, इंटरलिंक करती है अपने प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज के अंदर अक्रॉस द कंट्री, जिसके अंदर वो पार्टनरशिप करते हैं वहां की लोकल कंपनीज के साथ, और वो लोकल कंपनी उनको सप्लाई करने का काम करती है, जिसके साथ उनको और ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि भैया मार्केट की ज्यादा जानकारी उन्हें होते हैं जो लोकल होते हैं, तो ये एमएनसी उन्हीं के साथ एक फ्रेंचाइजी शेयर कर देती है या शेयर में अपना हिस्सा डाल देती है, कुछ इस तरीके से काम करती है। इसके अलावा एमएनसी सेटअप करती है प्रोडक्शन को जॉइंटली लोकल कंपनी के साथ, जिससे कि उनको काफी फायदा मिलता है। पहला वो क्या करती है, मनी प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, जिसके अंदर वो नई मशीन और फास्टर प्रोडक्शन को प्रोवाइड करवाती है। सेकंड वो करती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो तेजी से ग्रो हो सके। और जो लोकल कंपनी है उनको इन्वेस्टमेंट ले लिया, उनको भी लग रहा कि चलो भाई जो काम स्लो तरीके से हो रहा था, मल्टीनेशनल की वजह से इन्वेस्टमेंट आने की वजह से और तेजी से ग्रो हो रहा है, तो हमारा भी फायदा हो रहा है। विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है एमएनसी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, यानी कि खुल के काम करना। जी, इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो सिंपली इंडिया ने भी 1991 के बाद एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और साथ ही आज भी अगर आप देखोगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर तेजी से ग्रो करता जा रहा है, जिसे हम लिबरलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं, आजादी से काम करना। इसके मेरिट्स होते हैं कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है, कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है, और साथ ही कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस होती है। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो जो ऑलरेडी जो स्मॉलर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लोजर भी हो जाती है, क्योंकि सारा जो कैप्चर होता है मार्केट वो बड़ी कंपनियां ले जाती है, और कहीं ना कहीं जो जॉब का टेन्योर है वो भी काफी ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं रह जाती। जब तक कंपनी बेनिफिट में तब तक जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर कंपनी नुकसान में है तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब से फायर्ड भी किया जाता है। तो ये इसके मेरिट और डीमेरिट्स है। नेक्स्ट है सेज, जो कि है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब है कि हर एक कंट्री के ना अपने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, इंडिया के भी है। ये एक तरीके से आप कह लीजिएगा कि एक वैसा एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि आप ऐसा लगा लीजिएगा कि आपने एक एग्जीबिशन लगाया जिसके अंदर आप दिखाना चाहते हो कि ये हमारा प्लेस कितना अच्छा है, आइए इन्वेस्ट कीजिएगा, अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कीजिएगा, चीप लेबर आपको यहाँ पे मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन काफी कम रहेगा, परमिशन
परमिशन जल्दी मिल जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, बाहर की कंट्री उस एरिया के अंदर अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करेगी और वो एक देश के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से उसे जानते हैं। इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं। कई बार आप खुद देखते हो कि एक ऐसे सेक्टर में जाते हो जहां पे लगातार बहुत सारी कंपनीज होती है, वहां पे रेसिडेंस हाउस नहीं होते, तो वो ज्यादातर ऐसे सेक्टर को हम इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। सेज इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज इन दी सेम कंट्री। क्योंकि ये स्पेशल होते हैं, दिस रेगुलेशन टेंड टू बी कंडक्टिव टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ सके। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 जो कि पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, तो ये इंप्लीमेंट हो गया था, आप कह सकते हो 23 जून 2005 में। अगर अभी के समय हम बात करें कि हमारे पास कितने सेज है, तो ऑलमोस्ट 21 जनवरी मतलब 2021 के अकॉर्डिंग 265 के आसपास ऑपरेशनल अभी जो वर्क कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें मेजरली 64% तो इन स्टेट के अंदर है, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये ज्यादातर साउथ इंडिया और मिड इंडिया के ही पार्ट है। इसके अलावा इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, क्योंकि बाहर की कोई कंपनी यहाँ स्टैब्लिश होगी तो यहाँ के लोगों को वर्क मिलेगा, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं गुड एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, फिर उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी, बूस्ट करने का काम करेगी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है उसे भी डेवलप करने का काम करेगी। तो ये सारी चीजें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। इसके अलावा कंपनी को क्या फायदा, मेजर इंसेंटिव एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू सेज, तो इससे फायदा क्या होगा कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेज यूनिट, एग्जम्पशन फ्रॉम वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स। तो इन कंपनी को कुछ ऐसे फायदा मिलेगा कि जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा, कोई ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना है, एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, सारी चीजें, तभी तो वो अट्रैक्ट होगी, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगी। तो ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड है। तो ये था हमारा इस लेसन के अंदर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से इस वन शॉट वीडियो में जो लिमिटेड टॉपिक थे वो समझ आ चुके होंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।